Assalamu alaikum, fourth year. In the last lectures, we were studying the unit trade cycle. Now the unit which is the unit number 4, trade cycle are the fluctuations in the national income has been completed. Today we are going to start the new unit. The new unit is about the monetary policy and determination of national income. So first of all, we will discuss today about the monetary policy. We will study about the definition of monetary policy and what are the objectives for which a monetary policy is designed. And in the same way, we will also discuss the tools which are helpful in obtaining these objectives. So first of all, we will define policy. मॉनेटरी पॉलिसी या ज़री पॉलिसी, किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक उस मुल्क के जो है वो जो पूरी की पूरी मनी मार्केट है उसका नाज़िम होता है। गोया एक तरफ तो सेंट्रल बैंक करेंसी की इशुएंस का काम करता है, यानी उस मुल्क की करेंसी को जारी करता है। दूसरी तरफ उसकी कोशिश ये भी होती है कि मुल्क में ज़री इस्तेहकाम यानी मॉनेटरी स्टेबिलिटी रहे। मॉनेटरी स्टेबिलिटी का मतलब है कि ना तो मुल्क में इन्फ्लेशन हो, ज़र इतना ज़्यादा हो जाए कि कीमतें बहुत बढ़ जाएं, और ना ही डिफ्लेशन हो, यानी ना तो कीमतें इतनी कम हो कि इकोनॉमी में सरबाजारी और कसाद बाजारी डिप्रेशन की सूरत हाल पैदा हो जाए, बल्कि जो ज़र है उसकी क्वांटिटी जो है मुल्क में ज़रूरत के मुताबिक रहनी चाहिए। ये सेंट्रल बैंक का एक बहुत अहम पर्पस होता है। गोया सेंट्रल बैंक नफ़ा कमाना उसके लिए सामवी हैसियत रखता है। उसके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मुल्क की मॉनेटरी स्टेबिलिटी, मुल्क का ज़री इस्तेहकाम होता है। चुनांचे इस मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए, इस मकसद के लिए कि नो इन्फ्लेशन नो डिफ्लेशन, ना तो ज़र की अफरात हो और ना ही ज़र की तफरीत हो, इस मकसद को हासिल करने के लिए वो मॉनेटरी पॉलिसी डिज़ाइन करता है। इस मॉनेटरी पॉलिसी की क्या डेफिनेशन है? मॉनेटरी पॉलिसी इज द एक्सरसाइज ऑफ द सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल ओवर द मनी सप्लाई एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। गोया माशी इस्तेहकाम की खातिर ज़र की रसद को कंट्रोल करने के लिए मरकज़ी बैंक जो भी मेजर्स, जो भी तरीक़ाकार इख्तियार करता है उसे ज़री पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी का नाम दिया जाता है। तो गोया मॉनेटरी पॉलिसी से मुराद ऐसे टूल्स की एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का पर्पस है उसको हासिल कर सकें। What are the main objectives of monetary policy? The first one, to achieve a desirable level of employment. गोया हम रोज़गार की बुलंद तरीन सतह को हासिल करना चाहते हैं। वैसे तो आज हर नेशन का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक उनका सामने मकसद होता है कि वो कामिल रोज़गार, फुल एम्प्लॉयमेंट की सतह को हासिल कर सकें। बहरहाल रोज़गार की बुलंद तरीन सतह का हसूल, एक डिज़ायरेबल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को हासिल करना ज़री पॉलिसी का एक सबसे अहम मकसद होता है। गोया ज़री पॉलिसी के तहत कोशिश की जाती है कि इकोनॉमी में जो है वो एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार के मौक़े जो हैं वो पहले की निस्बत ज़्यादा हो जाएं, और ऐसे मेजर्स उठाए जाते हैं कि मुल्क में ना तो अफरात ज़र हो और ना ही तफरीत ज़र हो, क्योंकि अफरात ज़र और तफरीत ज़र दोनों जो हैं वो रोज़गार की में कमी का बायस बनते हैं, जिसके नतीजे में इकोनॉमी में जो फुल एम्प्लॉयमेंट का टारगेट है वो हासिल नहीं किया जा सकता। मरकज़ी बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए एम्प्लॉयमेंट में इजाफे के मकसद को हासिल करने की कोशिश करता है। एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इट इज़ दी टू स्टेबलाइज प्राइसेस, प्राइसेस को स्टेबल करना, प्राइसेस में इस्तेहकाम पैदा करना, ये मॉनेटरी पॉलिसी का दूसरा अहम जो है वो मकसद है। क्योंकि जब प्राइसेस में बहुत तेज़ी के साथ फ्लक्चुएशंस आएँ, प्राइसेस बहुत तेज़ी के साथ कम और ज़्यादा हों, तो ये जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ की राह में एक बहुत बड़ी जो है वो रुकावट बन जाती है।
क्योंकि जब हमें ये पता ना हो कि आने वाले दिनों में इन द नियर फ्यूचर प्राइसेस में इजाफा होगा या कमी, तो बिजनेसमैन अपने फ्यूचर के लिए कोई बेहतर और इफेक्टिव प्लानिंग नहीं कर पाते, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो एक डिसइंसेंटिव क्रिएट करती है, सरमायाकारी के लिए तरगीब पैदा नहीं करती, जिसकी वजह से मईशत में जो है वो सरबजारी की कैफियत जो है वो पैदा हो जाती है। अलबत्ता अगर ऐसी तमाम तर मईशतें जिनमें प्राइसेस में स्टेबिलिटी पाई जाती है, वो मईशतें बहुत तेज़ी के साथ जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जो है वो बढ़ती हैं, क्योंकि प्राइसेस की स्टेबिलिटी प्रॉफिट के मुनाफे को न सिर्फ ज़्यादा करती है बल्कि उसको यकीनी भी बनाती है, वो एक गैर यकीनी सूरत हाल से बाहर आ जाता है। इस तरह ज़राए का बेहतर तौर पर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। गोया प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बायस बनती है। इस मकसद को हासिल करना मॉनेटरी पॉलिसी का एक अहम ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी का तीसरा अहम ऑब्जेक्टिव, इट इज़ टू स्टेबलाइज एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। करेंसी की जो एक्सटर्नल वैल्यू है उसको डिटरमिन करना है। किसी भी मुल्क की करेंसी की जो बैरूनी कदर कीमत है, उसकी एक्सटर्नल वैल्यू है, वो हमेशा उस करेंसी की डिमांड और सप्लाई से डिटरमिन होती है। किसी भी करेंसी की डिमांड उसकी एक्सपोर्ट की वजह से पैदा होती है और किसी भी करेंसी की सप्लाई उसकी जो है वो इंपोर्ट्स की वजह से पैदा होती है। जैसे पाकिस्तान के रुपए की जो डिमांड है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पैदा करेंगी। जाहिर है पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स जब बैरूनी दुनिया को कुछ एक्सपोर्ट करेंगे तो लोग या तो कीमती करेंसियों की सूरत में, वैल्यूएबल करेंसी की सूरत में पेमेंट करेंगे या गोल्ड की सूरत में करेंगे या पाकिस्तानी रुपीज़ की सूरत में करेंगे, तो गोया पाकिस्तानी रुपीज़ की जो है वो डिमांड इंक्रीज होती है। इसी तरह जो है अगर पाकिस्तानी इंपोर्टर्स जो हैं वो बैरूनी दुनिया से जब भी कोई कमोडिटीज़ इंपोर्ट करते हैं, उनको अदायगी करने के लिए मुतलका करेंसी ख़रीदना पड़ती है, वो अपने रुपए की सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करते हैं। गोया इंपोर्ट्स सप्लाई पैदा करती हैं और एक्सपोर्ट जो हैं वो डिमांड पैदा करती हैं। किसी मुल्क की करेंसी की जो एक्सटर्नल वैल्यू है वो उनकी डिमांड और सप्लाई से तय पाती है, लेकिन इसको बैरूनी जो कदर कीमत है वो उस मुल्क की कीमतों से भी बहुत अफेक्ट होती है। मुल्क के अंदर उस कमोडिटी के लोगों की जो है वो परचेजिंग पावर क्या है उससे बहुत अफेक्ट होती है। अगर मुल्क में प्राइसेस बढ़ने का रुझान रखें तो इससे बरामदात में जो है वो कमी का रुझान पाया जाता है, जिसके नतीजे में जो बैरूनी कदर कीमत है वो इससे मुतासिर होती है। अब अगर करेंसी की कदर कीमत में बहुत तेज़ी के साथ फ्लक्चुएशंस आएँ तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमारे हक में नहीं रहता, वो गैर मुवाफिक हो जाता है। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू को बैलेंस किया जाए, उसको बेहतर बनाया जाए और उसकी गर्दिश को जो है वो कंट्रोल किया जाए, ताकि कमोडिटीज़ की प्राइस बहुत तेज़ी के साथ ना बढ़े। अच्छी करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू को स्टेबलाइज करना ये मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत ही अहम एक ऑब्जेक्टिव है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी का एक और अहम, इट इज़ टू इन्हांस द पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो रफ्तार है उसको ये इन्हेंस करता है। हर मुल्क के सामने ये एक इम्पॉर्टेंट टारगेट है, क्योंकि बहुत सारे ममालिक जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टारगेट हासिल कर चुके हैं वो चाहते हैं कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी माशी तरक्की को जो है वो बरकरार रख सकें, और वो ममालिक जिन्होंने अभी माशी तरक्की का टारगेट हासिल नहीं किया उनके सामने इसका हसूल यानी माशी तरक्की का हसूल उनका बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। और इस सिलसिले में मॉनेटरी पॉलिसी दोनों ममालिक की बहुत मदद करती है। मरकज़ी बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हासिल करने की कोशिश करता है। इस तरह एक और अहम मकसद टू स्टेबलाइज एंड ऑर्गेनाइज मनी मार्केट। मॉनेटरी पॉलिसी का जो एक अहम मकसद है वो ये है कि जो मनी मार्केट है उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, उसको स्टेबलाइज किया जाए, और इस मकसद को हासिल करने के लिए स्टेट बैंक हमेशा बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, हिस्सेस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तमस्कात, हिस्सेस वगैरह इन सब की जो है वो खरीदो फरोख्त करता रहता है। जैसे कि अगर मुल्क में इन्फ्लेशन की सूरत हाल हो
تو وہ ہمیشہ شیئرز کو فروخت کرنے کی پالیسی اپناتا ہے۔ اس طرح زر کی رفتار گردش کم ہو جاتی ہے اور ملک جو کہ شدید انفلیشن کا شکار تھا وہ اسے باہر نکل آتا ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر ملک میں تفریط زر کی صورتحال ہو تو وہ حصص، تمسکار، ڈیبینچرز، بانڈز، گورنمنٹ سیکورٹیز ان کو خرید لیتا ہے، اور جب وہ خرید لیتا ہے تو ان تمام تر شیئرز اور حصص کی جو بانڈز کی پرائسز ہیں یہ حکومت سے عوام کی طرف شفٹ ہو جاتی ہے، اور عوام کے پاس جو ہے وہ زر پہلے سے زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، زر کی گردش جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور وہ شدید ڈفلیشن سے ہم باہر آ جاتے ہیں۔ In the same way, an important purpose of the monetary policy is to check the fluctuations in the economy. ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ اکانومی میں جب بہت تیزی کے ساتھ فلکچویشنز آتی ہیں کہ کبھی اکانومی میں بہت شدید سرد بازاری پائی جاتی ہے تو کبھی اکانومی بہت شدید گرم بازاری کا شکار ہو جاتی ہے۔ شدید سرد بازاری ہو یا شدید گرم بازاری، دونوں انتہائی معیشت کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ چاچی مرکزی بینک ایسی پالیسی اپلائی کرتا ہے تاکہ ملک ان دونوں بڑی انتہاؤں کا شکار نہ ہو اور اس طرح اکانومی میں جو ہے وہ اسٹیبلٹی پائی جائے۔ اس مقصد کے لیے مرکزی بینک اپنے ٹولز جن کو ہم آگے اسٹڈی کریں گے اس کو استعمال کرتے ہوئے کوشش کرتا ہے کہ ملک نہ تو انفلیشنری گیپ کا شکار ہو اور نہ ہی ڈیفلیشنری گیپ کا شکار ہو۔ پھر مانیٹری پالیسی کا ایک اور it is to minimize the ups and downs in the rate of interest. انٹرسٹ ریٹ کی اسٹیبلٹی بھی اکانومی کی اسٹیبلٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ اگر انٹرسٹ ریٹ میں بھی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ فلکچویشنز آئیں گی تو یہ اکانومی کے کچھ فیکٹرز کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے کیونکہ یہ غیر یقینی صورتحال پیدا کرتی ہے۔ ویسے بھی اگر شرح سود میں کم ہو جائے تو یہ انویسٹمنٹ میں اضافے کا باعث بنتی ہے اور بڑھتی ہوئی شرح سود جو ہے وہ انویسٹمنٹ لیول کو کم کر دیتی ہے، ان کے درمیان نیگیٹو ریلیشن شپ پایا جاتا ہے۔ اور اگر ہم انٹرسٹ ریٹ کو دیکھیں تو یہ زر کی مقدار سے جو ہے وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتی ہے۔ اگر کسی ملک میں کوانٹٹی آف منی زیادہ ہو جائے تو زر کی جو شرح سود ہے اس میں بھی جو ہے وہ کمی واقع ہو جاتی ہے، اور زرعی پالیسی کے ذریعے جو ہے وہ ہم زر کی مقدار کو کم اور بیش کر کے شرح سود میں اتار چڑھاؤ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا ہم مانیٹری پالیسی میں کمی بیشی کرتے ہیں، ہم کوانٹٹی آف منی میں کمی بیشی کر کے انٹرسٹ ریٹ کو کم اور زیادہ اس میں جو آنے والی فلکچویشنز ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انویسٹمنٹ کے لیے ایک انسرٹینٹی کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ اس کے علاوہ مانیٹری پالیسی کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے ٹو سیو دی گولڈ ریزروز ان دی اکانومی۔ ہم جانتے ہیں آج ایک اکانومی میں جتنا بھی پیپر منی جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ گولڈ موجود ہوتا ہے۔ چاچی ایک اکانومی کی کوشش ہوتی ہے کہ ملک میں یہ جو گولڈ کے ذخائر ہیں یہ زیادہ سے زیادہ مستحکم ہوں، زیادہ مقدار میں ہوں۔ جس ملک کے پاس گولڈ ریزرو زیادہ مقدار میں موجود ہوں گے وہ اکانومی اتنی ہی زیادہ اسٹیبلشڈ ہوگی، اتنی ہی زیادہ اسٹیبل ہوگی، جبکہ جب اکانومی کے گولڈ ریزروز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اکانومی جو ہے وہ اسٹیبل نہیں رہتی، وہ انسٹیبلٹی کی طرف جو ہے وہ سفر شروع کر دیتی ہے۔ چنانچہ ایسی صورتحال میں کوشش کی جاتی ہے مانیٹری پالیسی کے ٹولز کو اپلائی کرتے ہوئے ان کی اپلیکیشن کے ذریعے کہ اکانومی کے جو گولڈ ریزروز ہیں وہ بڑھنے کی طرف ہی جائیں یا کم از کم وہ اسٹیبل رہیں، اس میں کمی نہ آنے پائے۔ پھر اس کے علاوہ مانیٹری پالیسی کا ایک اور بہت اہم آبجیکٹو وہ ہے ٹو انکریز دی اسٹینڈرڈ آف لیونگ آف پیپل، لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کرنا۔ انفلیشن ہو یا ڈیفلیشن، شدید پراسپیرٹی ہو یا ڈپریشن، دونوں انتہائیں، دونوں صورتیں لوگوں کے لیونگ اسٹینڈرڈ کو کم کرنے کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ انفلیشن میں، شدید پراسپیرٹی میں ہم جانتے ہیں کہ امیر اور غریب کے درمیان ڈفرنس بڑھنے لگتا ہے، امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس وقت بھی عام عوام جو کہ زیادہ تر غریب ہوتی ہے بہت ہی مشکل میں آتے ہیں۔ جبکہ تفریط زر میں اگرچہ قیمتوں میں تو کمی ہو رہی ہوتی ہے لیکن یہ کم ہوتی ہوئی قیمتیں انویسٹمنٹ میں کمی کا باعث بنتی ہیں جو کہ بے روزگاری میں کمی کا باعث بنتی ہیں،
और पूरी इकोनॉमी में एक सालगुजारी और सरगुजारी की कैफियत फैल जाती है। ऐसी सूरत हाल में ज़री पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए स्टेट बैंक कोशिश करता है कि इकोनॉमी में ये दोनों इंतहाएं पैदा ना हो, ना तो फ़रात ज़र हो ना तफरीत ज़र हो, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जितने भी इकदाम किए जाएं इसका फ़ायदा जो है वो लोगों को ज़्यादा पहुँचे, आम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बुलंद हो सके। जी स्टूडेंट्स, ये मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि वो कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको अप्लाई किया जा सकता है। सेंट्रल बैंक ऐसे कौन से टूल्स रखता है कि जिनकी मदद से, जिनको अप्लाई करके मॉनेटरी पॉलिसी के इन ऑब्जेक्टिव्स को किया जा सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको हम दो बड़े हिस्सों में जो है वो तकसीम कर सकते हैं। एक कहलाते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स, दूसरे कहलाते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। जी बच्चों, ये पहले जो हैं ये हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं। ये यहाँ गलती से क्वालिटेटिव लिखा गया, ये क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं। क्वांटिटेटिव मेजर्स या मिकदारी तरीके या क्वांटिटेटिव मेजर्स ऐसे तरीके हैं जिनमें हम ज़र की मिकदार को कमोबेश करने की कोशिश करते हैं। यानी या तो मनी सप्लाई में इजाफा किया जाता है और तफरीत ज़र से निजात हासिल करने की कोशिश की जाती है, या इन तरीकों में क्वांटिटी ऑफ मनी, ज़र की मिकदार में कमी जो है उसको करने की कोशिश की जाती है ताकि अफरात ज़र से निजात हासिल की जा सके। चुनांचे इन क्वांटिटेटिव तरीकों में जो पहला तरीका है वो है बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी, बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट से मुराद वो शरह है जिस पर सेंट्रल बैंक जो है वो आम कमर्शियल बैंकों को कर्जा देता है। ये बात हमने स्टूडेंट्स पहले भी पढ़ी हुई है। और इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट से मुराद है वो रेट जिस पर कमर्शियल बैंक जो है वो आम लोगों को कर्जा देते हैं। बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट आपस में बहुत स्ट्रांगली कोरिलेटेड होती हैं। अगर इकोनॉमी में जो है वो इन्फ्लेशन की कैफियत पाई जाए तो ऐसी सूरत में स्टेट बैंक हमेशा बैंक रेट में इजाफा कर देता है। बढ़ती हुई बैंक रेट की वजह से इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा हो जाती है। कमर्शियल बैंक्स को चूंकि बैंक रेट के ज़्यादा हो जाने पर सेंट्रल बैंक से कर्जा महंगा मिलता है, इस वजह से वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं और नतीजतन इन्वेस्टर्स को कर्जा जो है वो महंगा मिलता है। कर्जे के महंगे हो जाने की वजह से, इंटरेस्ट रेट के ज़्यादा हो जाने की वजह से ज़्यादा कर्जा जो है वो इन्वेस्टर्स नहीं ले पाते। इकोनॉमी में ज़र की गर्दिश कम हो जाती है और वो शदीद किस्म के इन्फ्लेशन से हम बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब डिफ्लेशन का दौर हो तो बैंक रेट में कमी की पॉलिसी अप्लाई की जाती है। कम होती हुई बैंक रेट की वजह से कमर्शियल बैंक्स इंटरेस्ट रेट को भी कम कर देते हैं। इंटरेस्ट रेट के कम हो जाने की वजह से इन्वेस्टर्स को कर्जा सस्ता दस्तयाब होता है, वो ज़्यादा मिकदार में कर्जा अवेल करते हैं, ज़र की गर्दिश बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ता है और इकोनॉमी डिफ्लेशन के दौर से, सख्त डिप्रेशन के दौर से बाहर आने लगती है। इस तरह सेंट्रल बैंक रेट में कमी बेशी करके इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जबकि ओपन मार्केट एक्शन, खुले बाजार का अमल या ओपन मार्केट एक्शन, ये सेंट्रल बैंक का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए वो अपने सिक्योरिटीज़ में, कफालतों में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, तमस्कात में खरीदो फरोख्त के ज़रिए इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सूरत हाल पाई जाए तो इस इन्फ्लेशन से निजात हासिल करने के लिए स्टेट बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, तमस्कात, इन सब को जो है वो मनी मार्केट में लाकर फरोख्त कर देता है। लोग उनको खरीद लेते हैं। जब लोग उनको खरीदते हैं तो एक बड़ी जो है वो ज़र की क्वांटिटी लोगों से सेंट्रल बैंक की तरफ शिफ्ट हो जाती है। यूँ ज़र की गर्दिश कम हो जाती है। और अगर इसके बरक्स इकोनॉमी में डिफ्लेशन की कैफियत पाई जाए तो सेंट्रल बैंक खुद आगे बढ़कर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, शेयर्स और तमस्कात वगैरह को खरीदना शुरू कर देता है। और जब वो खरीदता है तो क्वांटिटी ऑफ मनी की एक बड़ी मिकदार लोगों से सेंट्रल बैंक की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाती है। और इकोनॉमी में क्योंकि उसको वो खरीदना शुरू कर देता है तो क्वांटिटी ऑफ मनी की एक बड़ी मिकदार सेंट्रल बैंक से जो है वो लोगों की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाती है। ज़र की गर्दिश बढ़ जाती है और हम तफरीत ज़र के दौर से जो है वो बाहर निकल आते हैं। ये ओपन मार्केट एक्शन कहलाता है जिसके ज़रिए
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तमस्कात और शेयर्स की खरीदो फरोख्त के जरिए इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। इन्फ्लेशन में ये सारे के सारे आइटम जो हैं वो फरोख्त कर दिए जाते हैं और डिफ्लेशन में इनको खरीद लिया जाता है। इन द सेम वे चेंजेस इन द रिजर्व रेशो, महफूज सरमाए के तनासुब में तब्दीली। मरकजी बैंक तमाम जो है तजारती बैंकों को चूँकि कंट्रोल करता है, वो उनका सरबराह होता है, इस तरह वो चूँकि सारे के सारे उनके शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं। कमर्शियल बैंक जो हैं वो कानूनी इस बात के पाबंद होते हैं कि उनके पास जितनी भी डिपॉजिट्स, जितनी भी अमानतें जमा हुई हैं, उसकी एक ख़ास परसेंटेज, एक ख़ास शरह जो है वो सेंट्रल बैंक के पास जो है वो अमानत के तौर पर जमा करवाएंगे। और ये जो है ये महफूज जो है वो सरमाया कहलाता है। ये महफूज दर की जो शरह है ये आमतौर पर सेंट्रल बैंक जो है वो डिटरमिन करता है। जैसे कि अगर सेंट्रल बैंक डिटरमिन करे कि तमाम तर बैंक अपनी जो है वो डिपॉजिट्स का 5% सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाएंगे। अब इस रिजर्व रेशियो में भी कमी बेशी करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इन्फ्लेशन के दौर में रिजर्व रेशियो में इजाफा कर दिया जाता है। पहले सेंट्रल बैंक अगर 5% अपने डिपॉजिट्स का जमा करवाते थे, तो अब वो जो है शरह को बढ़ा दिया जाता है कि वो अब इसमें तकरीबन 7% जो है वो जमा करवाएंगे। और इस तरह हम इन्फ्लेशन के दौर से जो है वो बाहर आ सकते हैं, क्योंकि अब कमर्शियल बैंक्स की जो कर्जा जारी करने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। इकोनॉमी में जो गर्दिश ज़र की जो है वो उसमें कमी वाक़ हो जाती है। जबकि डिफ्लेशन के दौर में रिजर्व रेशियो में कमी कर दी जाती है। जब रिजर्व रेशियो में कमी की जाती है तो अब जैसे कि अगर 5% थी तो इसको कम करके 3% कर दिया जाता है। 3% करने की सूरत में अब कमर्शियल बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का काफ़ी बड़ा हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास जो है वो रिजर्व जो है वो रेशियो के तौर पे जमा नहीं करवाना पड़ता और उनकी कर्जा देने की सलाहियत बढ़ जाती है। इकोनॉमी में ज़र की गर्दिश पहले की निस्बत ज़्यादा हो जाती है। यूँ रिजर्व रेशियो में कमी बेशी के ज़रिए भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। क्रेडिट राशनिंग भी आमतौर पर ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि जब सेंट्रल बैंक जो आम सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक हैं अगर वो सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ पर जो है वो अमल नहीं करते, तो ऐसी सूरत हाल में सेंट्रल बैंक जो है उनकी कर्ज़ों की जो है वो राशिदबंदी कर देता है, जिसके तहत सेंट्रल बैंक ये तय करता है कि अब कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा मिकदार में कर्जा नहीं मिल सकता और इसके अलावा वो उसकी जो हुंडियाँ हैं उसको ज़्यादा मिकदार में जो है उन पर बट्टा भी नहीं लगाएगा, गोया उनके बिल्स को जो है वो जो डिस्काउंट है रीडिस्काउंटिंग भी नहीं करेगा। इस तरह इन दोनों की मदद से वो कोशिश करता है कि कमर्शियल बैंक्स की जो कर्जा जारी करने की सलाहियत है उसको लिमिटेड कर दिया जाए और इकोनॉमी में जो शदीद इन्फ्लेशन की कैफियत है उससे इकोनॉमी बाहर आ सके। इसी तरह कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। ये तो पहले जो हमने 4 मेजर्स पढ़े ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव कहलाते हैं, क्योंकि इन चारों मेजर्स के जरिए सेंट्रल बैंक कोशिश करता है कि इकोनॉमी में क्वांटिटी ऑफ मनी ज़र की मिकदार में या तो इजाफा किया जाए अगर डिफ्लेशन है, या क्वांटिटी ऑफ मनी को कम कर दिया जाए अगर जो है वो इन्फ्लेशन है। क्वालिटेटिव मेजर्स में भी आमतौर पर ऐसी कोशिश की जाती है, लेकिन ये मुख्तलिफ किस्म की जो हैं ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम बराह रास्त तो जो है क्वांटिटी ऑफ मनी में कमी बेशी नहीं करते, लेकिन कुछ इनडायरेक्टली हम इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले अखलाकी अपील है। इसके तहत आम तौर पर सेंट्रल बैंक जो है मरकजी बैंक तजारती बैंकों को जो है वो मॉरली इस बात के लिए जो है वो फोर्स करता है कि वो सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ पर जो है वो अमल करें, क्योंकि वो तजारती बैंकों को इस बात के लिए कायल करता है कि इकोनॉमी इस वक्त शदीद जो है वो मुश्किलात का शिकार है। शदीद इन्फ्लेशन जो है वो गैप का शिकार है। इस इन्फ्लेशन को हल करने के लिए बैंक्स कम मिकदार में कर्जा जो है वो जारी करें, या अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन या डिप्रेशन की कैफियत पाई जाती है तो वो मॉरली या अखलाकी तौर पर उनसे अपील करता है कि इकोनॉमी में ज़्यादा कर्जा जारी किया जाए और स्पेशली ऐसे शोबा जात के लिए ज़्यादा कर्जा जारी किया जाए जो कि ज़्यादा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का शिकार हैं, जैसे कि ज़री शोबा वगैरह। इसी तरह
हुकूमत जो है एक सेंट्रल बैंक रास्त कदम या डायरेक्ट एक्शन के ज़रिए भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये पॉलिसी ज़्यादातर उस वक्त उठाई जाती है जब, और स्पेशली किसी खास जो है वो बैंक के बारे में जो है वो उठाई जाती है, जब कोई कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ पर अमल ना कर रहा हो, उसके साथ कोऑपरेट ना कर रहा हो, तो फिर सेंट्रल बैंक जो है उसको धमकी देता है। एक थ्रेट की पॉलिसी जो है वो अप्लाई की जाती है, जिसके तहत बैंक उसको जो है इनकार कर देता है कि उसके कर्जे को जो उसको मज़ीद कर्जा जारी नहीं करेगा, उसकी जो है वो बिल्स को जो है वो रीडिस्काउंट नहीं करेगा, उसकी हुंडियों को बट्टा नहीं लगाएगा, और इस तरह जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो कोई एक्सट्रीम पॉलिसी भी अप्लाई कर देने की उसको धमकी देता है। जैसे ये कि अगर वो बैंक उसका शेड्यूल्ड बैंक है तो वो उसको अपनी उस फहरिस्त से जो है वो बाहर निकाल देगा। गोया इस तरह के डायरेक्ट एक्शंस के ज़रिए भी कमर्शियल बैंक्स को फोर्स किया जाता है कि वो सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ पर इस तरह अमल करें कि इकोनॉमी से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ख़त्म कर दी जाए। इश्तहारबाजी या पब्लिसिटी। अब सेंट्रल बैंक जो है वो इश्तहारबाजी के ज़रिए भी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश करता है। इसके ज़रिए आमतौर पर सेंट्रल बैंक जो है वो लोगों को सेविंग की जो है वो इंसेंटिव देता है ताकि लोग ज़्यादा मिकदार में जो है वो रकम बचाएं, ताकि इकोनॉमी में जो है वो ज़र की या मनी की जो वेलोसिटी है, उसकी जो गर्दिश है, उसको कम किया जा सके, और इस तरह बचत के ज़रिए जो है वो इन्फ्लेशन को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। फिर इसके अलावा जो है वो चेंज इन दी मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि कर्जा जारी करने की हद मुख्तदिम। ये आमतौर पर जो है तरीका उस वक्त अप्लाई किया जाता है जबकि बैंक के वो कर्जाजात जो कि ज़मानत की बुनियाद पर जो है वो जारी किए जाते हैं, क्योंकि जब भी बैंक से कोई फ़र्द कर्जा लेने के लिए आता है तो बैंक आमतौर पर उससे कोई ना कोई ज़मानत तलब करता है। वो जितनी भी मालियत की ज़मानत पेश करता है, ठीक उस ज़मानत की मालियत के बराबर उसको कर्जा नहीं दिया जाता, बल्कि उस मालियत से कम। जैसे कि अगर एक फ़र्द एक ऐसा घर लेके आता है ज़मानत के तौर पर जिसकी मालियत 10 लाख है, तो उसको 10 लाख का कर्जा नहीं दिया जाता बल्कि 8 लाख का। गोया 20% कम, 10 लाख का 20% यानी कि 2 लाख जो है वो कर्जा कम जारी किया जाता है, और 8 लाख 80% कर्जा दे दिया जाता है। ये रेशो जो है मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स की जो ये रेशो है, ये भी आमतौर पर सेंट्रल बैंक तय करता है। अगर अफराती ज़र का दौर हो तो ये रेशो बढ़ाती जाती है, जैसे 20 से बढ़ाकर 30% कर दी जाती है। अब अगर कोई फ़र्द 10 लाख की जो है वो ज़मानत लेकर आएगा तो उसको उसकी बुनियाद पर 30% कर्जा जारी नहीं किया जाएगा, गोया 70% कर्जा जारी किया जाएगा। इकोनॉमी में कर्जे का जो कर्जा जो है वो कम मिकदार में जो है वो जारी होगा। और इस तरह अगर डिफ्लेशन की सूरत हाल हो तो ये रेशो जो है वो कम कर दी जाती है, जैसे जस्ट 10% कर दी जाती है। तो अब अगर कोई 10 लाख रुपए की जो है वो ज़मानत लेकर आएगा तो उसकी बुनियाद पर उसको जो है वो 9 लाख का कर्जा जारी किया जा सकेगा। कर्जे की जो है कर्जा ज़्यादा मिकदार में जारी किया जाता है, क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो इकोनॉमी में ज़्यादा सर्कुलेट करती है और हम डिफ्लेशन से बाहर आ जाते हैं। गोया इन्फ्लेशन में ये रेशियो बढ़ाती जाती है और डिफ्लेशन में कम करती जाती है। इन दिस सेम वे रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, गोया इंतखाबी कंट्रोल का तरीका भी जो है वो अपनाया जा सकता है। जो सार्फिन को कर्जे दिए जाते हैं उनका तरीक़ाकार भी जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। इस तरीके के तहत जो सार्फिन हैं उनकी परचेजिंग पावर को कम और ज़्यादा करने की कोशिश की जाती है। आमतौर पर बहुत से कंज्यूमर मुख्तलिफ शॉपकीपर से या बड़े बड़े स्टोर्स से ज़रूरत ज़िंदगी भी ख़रीदते रहते हैं, और उसके साथ साथ कुछ जो है वो हाउस होल्ड मशीनरी भी लेते रहते हैं, और ये कर्जे पर लेते हैं। कर्जे पर जब लेते हैं तो उन्हें कुछ डाउन पेमेंट जमा करवाना पड़ती है, यानी यकमुश्त कीमत देना पड़ती है। कीमत का कुछ हिस्सा उन्हें डाउन पेमेंट के तौर पर देना पड़ता है, जो कि यकमुश्त अदायगी कहलाती है, और कुछ रकम जो है वो बाकी बचने वाली रकम वो इंस्टॉलमेंट की सूरत में यानी एक साथ की सूरत में देते हैं। अगर ये तय किया जाए कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो कर्ज़ों के लिए जो है वो एक सख्त पॉलिसी अप्लाई की जाती है, जिसके तहत कंज्यूमर को जो डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, यकमुश्त अदायगी करनी पड़ती है, वो कीमत की एक बड़ी परसेंटेज होती है। जैसे कीमत का जो है वो 40% उनको डाउन पेमेंट के तौर पे जमा करवाना पड़ता है, बाकी जो 60% है वो भी बहुत थोड़ी साथ में उनको पे करना पड़ता है। जबकि अगर इकोनॉमी में अगर डिफ्लेशन के हालात हो और हम ये चाहें कि कर्जा लोग ज़्यादा खर्च करें और मनी की सर्कुलेशन बढ़ सके, तो फिर कोशिश ये की जाती है कि जो डाउन पेमेंट है उसको
कम कर दिया जाए और एक साथ को बढ़ा दिया जाए। यानी ये तय कर दिया है कि अब प्राइस का जो है जस्ट 20% भी यकमुश्त अदायगी करके या डाउन पेमेंट करके वो कमोडिटी हासिल की जा सकती है, और बाकी 80% उसको इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा, और उसकी भी बहुत सारी इंस्टॉलमेंट्स बना दी जाती हैं। इस तरह कर्जे में सहूलत पैदा की जाती है। गोया के इन्फ्लेशन में डाउन पेमेंट को बढ़ाकर और इंस्टॉलमेंट्स को कम करके कर्जे को कम जारी करने की पॉलिसी अप्लाई की जाती है ताकि इन्फ्लेशन से बाहर आ जाएं, और डिफ्लेशन में डाउन पेमेंट को कम करके और यानी यकमुश्त अदायगी को कम करके और इंस्टॉलमेंट्स किस्तों को जो है वो बहुत ज़्यादा फैलाकर कर्जे में इजाफा की पॉलिसी अप्लाई की जाती है ताकि हम डिफ्लेशन से बाहर आ जाएं। इस तरह बच्चों ये कुछ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं जिसके ज़रिए एक सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तमाम तर ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने की कोशिश करता है।